समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2 दिन पहले संसद में कुछ छात्रों ने हंगामा किया। उस दौरान संसद चल रही थी। बात करते हैं उनसे। सर, जिस तरह से हंगामा हुआ है और आपका ट्वीट आया है, उसमें कहीं ना कहीं उन छात्रों का, उन बच्चों का समर्थन दिखाई दे रहा है कि उनमें भुखमरी, बेरोजगारी, इस तरह की बातें की हैं। तो क्या संसद की गरिमा को तार करने वालों के साथ आप खड़े हैं, इस तरह का जो ट्वीट किया है? देखिए, संसद की गरिमा का सर्वोच्च प्राथमिकता सदैव रहा है, आज भी और आगे भी रहना चाहिए। आपने गौर किया होगा, मैंने इस बात का उसमें स्पष्ट हवाला दिया है कि जिस तरीके से देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए पढ़े लिखे नौजवानों ने अपने रोजगार, पेट की भूख को देखते हुए अपनी समस्याओं की अभिव्यक्ति की, यद्यपि औचित्यपूर्ण नहीं है। इसको केवल संसद की गरिमा और कानून से के चश्मे से ही न देखा जाए, अपितु उनकी मूलभूत समस्याओं को भी गंभीरता से संज्ञान में लिया जाना चाहिए। संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तरीके से उन्होंने अपने बेरोजगारी की पीड़ा कही, बेरोजगारी के नाते उन्होंने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की तस्वीर रखी, तो पेट की भूख एक ऐसी भूख है जिस पे सीधे सीधे कहा जाता है कि मरता क्या ना करता। मुंशी प्रेमचंद जी हमारे देश के बहुत जाने माने साहित्यकार भी थे, कहानीकार भी थे, लेखककार भी थे। उन्होंने खुद इस प्रकार का मंतव्य दिया है कि जिस बंदे को पेट भरने की रोटी न मिले, उससे हम मर्यादा और आदर्श की उम्मीद करें, ये उचित नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य मैंने भी ये कहा है कि उनकी पीड़ा को भी समझने की आवश्यकता है, न कि केवल हम संसद की गरिमा और कानून के चश्मे से देख करके उनकी इस पीड़ा को भुला दें। इसका संज्ञान लेते हुए सहानुभूत और संवेदनशीलता के साथ इस प्रकरण पर विचारण किया जाना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। विरोध के और भी तरीके हो सकते थे। संसद पूरी धुआं धुआं हो गई। धुएं वाला कोई ऐसा केमिकल, या ये कहिए कि वो पटाखा था, बम था, जो धुएं से पूरी संसद धुआं धुआं हो गई। कई सांसद डर गए, नीचे छुपने लगे। कुछ सांसदों को ने पकड़ा उसको। तो संसद के अंदर ऊपर से कूद जाना, अब ये लोकतंत्र में किस तरह को से देखते हैं आप? हमने खुद इस बात को कहा है कि ये कृत्य औचित्यपूर्ण नहीं है, तो हम कहाँ उसको औचित्यपूर्ण बता रहे हैं? औचित्यपूर्ण नहीं है, इसीलिए सदस्यता, सहानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। उन पे कार्रवाई को लेकर संवेदनशीलता बरती जाए, थोड़ी सहानुभूति बरती जाए, ये कहना। स्वाभाविक रूप से वो कोई आतंकवादी नहीं है, आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। अभिव्यक्ति का तरीका गलत था, लेकिन नियत आपराधिक कृत्य का नहीं था। इसलिए जब नियत आपराधिक कृत्य का नहीं था, आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी, कोई आतंकी कृत्य भी नहीं था, जब लोकतंत्र में आवाज दबाया जाता है, लाठी डंडे से अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश की जाती है, पुलिसिया तांडव होता है, समस्याओं और अभिव्यक्ति की अनदेखी और मजाक होता है,
तो अभिव्यक्ति के लिए कोई ना कोई तरीका लोग निकालते हैं। ये हो सकता है कि ये तरीका उनकी नादानी का नतीजा रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी समस्या को रखने की जो सिस्टम फॉलो किया, हमने उसको औचित्यपूर्ण नहीं कहा। उनकी पीड़ा, उनकी वेदना, उनकी भावना, बेरोजगारी का दंश, रोटी की समस्या, इन पर भी गंभीरता के साथ, सदासहता के साथ, संवेदनशीलता के साथ विचारण किया जाना चाहिए। एक सवाल ये था कि 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन अभी राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ बिखरा हुआ नज़र आया, तो क्या ये मान के चला जाए कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की गांठ मजबूत होगी या उसी तरह से खुली रहेगी जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिली? 19 तारीख को चूंकि बैठक भी होनी है बड़ी। देखिए, पहली बात तो आपकी इंडिया गठबंधन की प्रस्तुति ही गलत है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हो रहा है। असेंबली चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं हुआ था, इसलिए असेंबली चुनाव के परिणामों से इंडिया गठबंधन को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रही बात 2024 में, इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में आएगा भी, भाजपा की विदाई भी करेगा। 2024 के चुनाव को लेकर अभी से उन लोगों ने एक खाका तैयार किया, जो विपक्ष बात कर रहा था जाति जनगणना की, पिछड़ों के हक अधिकार, उनके हुकूक की बात कर रहा था, उसको लेकर पिछड़ा एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाया, यादव मुख्यमंत्री बनाया, और कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा दांव है, वो पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये आप लोगों का जो मुद्दा है ये कारगर हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुद्दा हमारा कारगर पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आखिर इसका जवाब सत्ता पक्ष के पास क्या है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में कांग्रेस नंबर 1 है। तो ईवीएम मशीन की गिनती में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ कैसे आ जाती है? भले ही वोटिंग परसेंटेज कम मात्रा में बैलेट पेपर से हुई, लेकिन तीनों प्रदेशों में बैलेट पेपर वोटिंग में जो मत आया है वो प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को आगे दिखाया है। तो बैलेट पेपर वोटिंग और ईवीएम वोटिंग में विरोधाभास होना कहीं न कहीं इस तिकड़म की जीत कही जा सकती है, लोकतंत्र की जीत नहीं कही जा सकती है। और आज रही बात पिछले कार्ड की, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जाति जनगणना की बात आती है तो कहते हैं हम पिछड़ में विश्वास नहीं करते। जब लिटरल एंट्री में आईएएस बनाने की बात आती है तो उसमें एक भी पिछड़ा, एक भी दलित, एक भी आदिवासी दिखाई नहीं पड़ता है। लिटरल एंट्री से बने हुए 340 आईएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स का व्यक्ति नहीं, एक भी बैकवर्ड का व्यक्ति नहीं, तो कैसे हम मान लीजिए पिछड़े की हितैषी हैं? पिछड़ा चेहरा ला देना पिछड़े की राजनीति नहीं होती है। पिछड़ों के प्रति उसकी नीयत क्या है? आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण जो भारतीय संविधान प्रदत्त है वो शून्य किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है। एक नहीं अनेक मौके पर हमने उसको उजागर भी किया है। तो अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण खत्म, पिछड़ों का आरक्षण खत्म। तो ये नियत बताती है कि इनकी नियत में खोट है
और बिना किसी लिखित आदेश के सारे के सारे आरक्षण शून्य किए जा रहे हैं, निष्प्रभावी किए जा रहे हैं। एक वर्ग विशेष के लोगों को 80%, 85% सर्विस में भरा जा रहा है और 90% आबादी वाले को 5%, 8%, 6% में लटकाया जा रहा है। तो केवल पिछड़ा कार्ड खेल देने से, पिछड़ा एक मुख्यमंत्री बन जाने से पिछड़ों की मसीहा नहीं हो गए। ये पिछड़ों के दुश्मन थे, पिछड़ों के दुश्मन हैं, आगे पिछड़ों के दुश्मन रहेंगे। ये कह रहे हैं तिकड़म की जीत है, तो क्या तिकड़म लगा दिया? आप लोगों के पास वो तिकड़म नहीं है क्या कि जो जीत सकें? देखिए, हमेशा दुरुपयोग की संभावनाएं सत्ता पक्ष से होती। कुल 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हुई है, जिसका हिसाब किताब आज तक निर्वाचन आयोग नहीं दे पाया है, न भारत सरकार दे पाई है। आखिर वो गए कहां, किस रूप में उनका प्रयोग हो रहा है? तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल हो रहा है, जिसे हम लोग या आम जनता अभी विधिवत उसको समझ नहीं पाई कि किस स्तर से ये गेम प्ले किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है, उत्तर प्रदेश का 2022 का असेंबली चुनाव 403 सीट एमएलए की, जिसमें हम 309 सीटों पर नंबर 1 थे। बैलेट पेपर वोटिंग में 309 सीटों पर हम नंबर 1 थे, यानी समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी। भारतीय जनता पार्टी 94 सीटों पर नंबर 1 थी। लेकिन ईवीएम मशीन खुलते ही ठीक उल्टा हो गया। तो गेम नहीं तो क्या है ये? आप लोग मांग करेंगे कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से ही हो? स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी पहले भी करती रही है, आज भी कर रही है, आगे भी करती रहेगी। क्योंकि ये वोट का अंतर जब मैनुअल वोटिंग होती है, यानी जब बैलेट पेपर वोटिंग होती है, तो बैलेट पेपर में वोटिंग में इनका सुपड़ा क्यों साफ हो जाता है? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई गेम है, और जिस गेम के बलबूते पर ये वाहवाही लूटते हैं मोदी जी की करिश्मा का। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गेम है और मोदी जी का करिश्मा बताया जाता है। 2022 के जो चुनाव हुए थे उसमें 300 सीटों से ज़्यादा बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी आगे थी, और जबकि ईवीएम खुली तो ये पूरी की पूरी चीज़ें उलट गईं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।